हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मैक्रोलाइट्स। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल फार्मा बाबा पे अभी अपन फार्माकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी एंटीबायोटिक्स टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम मैक्रोलाइट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने सभी फ्रेंड्स को बताइएगा कि फार्मा बाबा पे लेटेस्ट एंड जो भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो फॉर जीपेट एंड नाइपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैक्रोलाइट्स की जहाँ तक बात होती है, तो मैक्रोलाइट से आप क्या समझते हैं? मैक्रो, जो कि इनका नाम में ही डिनोट कर रहा है कि ये जो होती हैं, इनमें मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होती है ना। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री में आगे चल कर डिस्कस करेंगे, बट अभी फार्माकोलॉजी के बेसिस पे अपन इतना ही देख लेते हैं कि इसमें माइक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग्स होती हैं। और ये किससे कनेक्टेड होते हैं? फिर शुगर से कनेक्टेड होते हैं। दे आर कनेक्टेड विथ डीऑक्सी शुगर्स। ओके, तो मैक्रोलाइट्स के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ होनी चाहिए। फिर इसके बाद अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो मैक्रोलाइट्स के अंडर में आती हैं। देखिए, मैक्रोलाइट्स के अंडर में जो ड्रग्स आती हैं, उनको याद करने का टेक्निक रहेगा रेसेस को आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें जो आर रहेगा ये रॉक्सिथ्रोमाइसिन को डोनेट करता है, ए एजिथ्रोमाइसिन को डिनोट करता है। जो आर है वो रॉक्सिथ्रोमाइसिन को डिनोट करता है, जो ए है वो एजिथ्रोमाइसिन को डिनोट करता है। इसके अलावा जो सी है ये क्लैरिथ्रोमाइसिन को डिनोट करता है। फिर ई है, ई फॉर एरिथ्रोमाइसिन एंड फॉर एस यू कैन रिमेंबर स्पायरामाइसिन। ओके, तो ये हो गई टेक्निक जिससे आप याद रख सकते हैं। रेसेस से आप याद रख सकते हैं सारी मैक्रोलाइट्स को। अब देखिए, जो ये ड्रग्स हैं, इसमें सबसे पहले जो मतलब आपने सुना भी होगा, जो मोस्ट फेमस और सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी वो थी एरिथ्रोमाइसिन। इनको स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से निकाला गया था, है ना। फिर इसके बाद देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कुछ खास बातें हैं उन ड्रग्स के बारे में, ये याद रखना है आपको कि जो ये होती हैं, ये एस्टर्स होती हैं। एस्टर्स मतलब एक्चुअली इनको एस्टर्स फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये एस्टर्स होती नहीं है, बट इनको एस्टर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ये सारी ड्रग्स होती हैं, दे आर क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड्स द एसिड्स। तो एसिडिक जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, उसमें ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या फिर इनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट इसके लिए क्या है? हार्मफुल है। तो इसलिए ये मोर एक्टिव कैसे होती हैं? एल्कालाइन मीडियम में मोर एक्टिव होती है ना। तो इसलिए ताकि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए इनको जनरली एस्टर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और मोस्टली जो देखा जाए तो ये क्या होती हैं? एंटेरिक, जो खासकर एरिथ्रोमाइसिन की अगर अपन बात करें, ये ज़्यादातर किसके बारे में अपन डिस्कस करें? एरिथ्रोमाइसिन, क्योंकि ये जो है, इसको कह सकते हैं सबसे पहले ड्रग थी, तो इसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं मेनली। तो जो एरिथ्रोमाइसिन है, इसको अपन दिया कैसे जाता है? ये जनरली दी जाती है एज अ एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स। तो एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स में क्या रहेगा कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक को बाईपास करके सीधे कहाँ रिलीज़ करेंगे अपनी ड्रग्स को? इंटेस्टाइन में, है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि मैक्रोलाइट्स में जो एरिथ्रोमाइसिन है वो क्या होती है? एसिड सेंसिटिव होती है, इसलिए उसके एस्टर फॉर्म्स को यूज किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा बेटर एक्टिविटी शो कर सके। और इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि इनको एल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा ये एक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इसमें अनआयोनाइज्ड होती हैं, सो बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, बेटर एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है उनका, है ना। हेंस तो इसलिए एरिथ्रोमाइसिन जो होती है वो एल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा एक्टिव होती है।
इसलिए उसको स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट को बाईपास करते हुए सीधे इंटेस्टाइन में रिलीज़ करने के लिए एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स में दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपको याद रखनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है, इसको मोस्ट ऑफ द केसेस कहाँ यूज़ किया जाता है? एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में। इसके साथ में एमॉक्सिसिलिन एंड पीपीआई का भी यूज़ किया जाता है, मतलब ट्रिपल ड्रग थेरेपी जो होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है एच पाइलोरी ट्रीटमेंट में। एच पाइलोरी ट्रीटमेंट जो एरिथ्रोमाइसिन होती थी, इसका टी हाफ काफ़ी कम रहता था, जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी सेंसिटिव है बहुत सारे चीज़ों को लेके, तो इसलिए ये काफ़ी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। इसलिए इसके टी हाफ को जो भी फिर उसके बाद जैसे टेलिथ्रोमाइसिन आई, रेस, और इसको याद रखिएगा कि जो रेस हो रही थी वो कहाँ रेस की चल रही थी? टेली। रेस की क्या चल रही थी? टेली। तो इससे आप याद कर पाएंगे एक ड्रग को जो कि है टेलिथ्रोमाइसिन। जो टेलिथ्रोमाइसिन होती है इसके तो देखिए पहले एरिथ्रोमाइसिन ये क्या है, बीडी डोज में दिया जाता था क्योंकि सिंगल डोज पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद जो भी मैक्रोलाइट्स आई उनको क्या दिया जा सकता है? ओडी डोज पॉसिबल है, क्योंकि उनका टी हाफ जो है वो काफ़ी लॉन्ग है और वो इतनी ज़्यादा एसिड सेंसिटिव नहीं होती हैं, है ना। तो इसलिए जो जनरली जब आप एजिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा देखेंगे तो वो टैबलेट फॉर्म में भी दी जा सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एंटेरिक कोटेड कैप्सूल में दिया जाए उनको, है ना। फिर देखिए जो टेलिथ्रोमाइसिन है, टेलिथ्रोमाइसिन के बारे में खास बात यह है कि ये हेपेटाइटिस कॉज करती है ना। तो सीवियर हेपेटाइटिस के कुछ केसेस रिपोर्ट होने के बाद इसको स्पेशली कुछ केसेस के लिए रिजर्व कर दिया गया, जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए यूज़ किया जाता है और भी काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। बट हेपेटाइटिस के चांसेस होने की वजह से इसको थोड़े इसके यूजेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, है ना। फिर आ गई क्या? एरिथ्रोमाइसिन डिस्कस हो गया है। फिर एजिथ्रोमाइसिन, है ना। तो देखिए जो एजिथ्रोमाइसिन होती है, ये एजिथ्रोमाइसिन क्या है? ये एरिथ्रोमाइसिन की ही क्या है? आजालाइड कॉन्जेनर, है ना। तो ये याद रखिएगा आप कि जो एजिथ्रोमाइसिन होती है वो एरिथ्रोमाइसिन की क्या होती है? आजालाइड कॉन्जेनर होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो एरिथ्रोमाइसिन है इसको स्पेशली यूज़ कहाँ किया जाता है ये भी देख लीजिए। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अपन पहले बता दे रहे हैं बेसिक ओवरव्यू के बाद, फिर अपन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर यूजेस वगैरह को अच्छे तरीके से देखेंगे। बट ये कुछ चीज़ें यहाँ पे भी ब्रीफ कर दे रहे हैं, कई बार बताने से ये रहेगा कि आप उसको कई बार सुनेंगे और ईजिली याद रख पाएंगे लेक्चर के बाद में, है ना। तो एरिथ्रोमाइसिन का जो यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा होता है किसमें? डिप्थेरिया एंड पर्ट्यूसिस में, है ना। तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसको मैं स्मश कर देता हूँ। इसको क्लीन करने के बाद अपन देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपना शो करती हैं मैक्रोलाइट्स, कैसे अपना इफेक्ट दिखाती हैं। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं किसके? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बॉडी में या फिर सेल्स में कैसे होती है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो एक्चुअली क्या होता है? वो प्रोटीन एक्चुअली बना किसका होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड की चेन्स होती है, पेप्टाइड चेन, उन्हीं से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो देखिए जो अमीनो एसिड्स की पेप्टाइड चेन बनती है, कैसा प्रोटीन चाहिए वो स्पेसिफिक किस बेसिस पे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है जो डीएनए होता है। डीएनए में एक्चुअली जो सेल है उसकी पूरी लाइफ की कोडिंग एक तरीके से की होती है ना। तो जो जीन्स होते हैं वो जीन्स जो डीएनए होता है वो किसका मिल के बना होता है? वो जीन्स से मिल के बना होता है। तो जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन कोडेड होती है पर्टिकुलर प्रोटीन्स की, है ना, जो पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइफ में, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ में अपने लिए इंपॉर्टेंस शो करते हैं अपने लिए, या फिर किसी भी बैक्टीरियाज में भी होता है। स्पेसिफिक किसी तरीके का सेल हो गया, मतलब हर किसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रोटीन्स जो होते हैं या फिर पेप्टाइड चेन्स होती हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, उनकी स्पेसिफिक रोल होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ में, है ना। तो उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कोटेड कहाँ होती है? डीएनए में। अब जो देखिए जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। जो अपना राइबोसोम है वो साइटोसोल में होता है। तो ये चीज़ तो फिक्स है कि ना डीएनए बाहर आ सकता है
क्योंकि वो हाईली रैप्ड होता है किसके, हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड में, है ना। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो अपना राइबोसोम है वो कहाँ जाए, न्यूक्लियस में जाए, है ना। तो इसलिए कुछ तो एक ऐसा मैकेनिज़्म है ना, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन सारे प्रोसेस को शो कर रहा है। तो इसके लिए आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा, है ना। सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट शो करती हैं। जैसे कि देखिए डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोडिंग, जो जीन्स होते हैं उनका क्या होता है, रेगुलेशन होता है। जीन्स जो होते हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। तो जो जीन एक्सप्रेस होते हैं तो वही वो क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर एमआरएनए कोडॉन बनाते हैं, एमआरएनए कोडॉन्स बनाते हैं। जो एमआरएनए कोडॉन्स होते हैं इन्हीं के ऊपर फिर किसकी सिंथेसिस होती है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन और इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ों का अपन जब अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उस समय पे बायोटेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाएगा और अपना अभी मेन मोटो है कि अपन मैक्रोलाइट्स को पढ़ें, ठीक है। तो जो एमआरएनए होता है एक्चुअली ये बनता कहाँ पे है, ये बनता है इसकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियस में फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। तो फिर ये कोडेड होता है, इसके अंदर कोडॉन्स बने होते हैं, तीन बेस पेयर्स के सेट होते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए या फिर पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड पर्टिकुलर टाइम पे टीआरएनए के थ्रू आके जॉइंट होता है। जैसे कि देखिए जो एक पर्टिकुलर किसी भी तरीके का मान लीजिए कोडॉन है ना। तो उस कोडॉन ABC जैसे अपन लिख देते हैं, जैसे ABC एक कोडॉन हो गया। तो ये पर्टिकुलर कोडॉन किसके लिए कोड करेगा, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेप्टाइड या अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो जो ये कोड्स हैं ये किस पे होते हैं, mRNA पे होते हैं, mRNA पे ये कोड होते हैं, है ना। ये स्टार्ट होता है स्टार्ट कोडॉन से और एंड होता है कहाँ पे, टर्मिनेशन या फिर स्टॉप कोडॉन पे, है ना, ठीक है। तो फिर जो ये जैसे ABC एक्चुअली किसी भी तरीके का कोडॉन नहीं है, ये बस एक एग्जांपल के लिए मैंने लिखा हुआ है कि 3 बेस पेयर से मिलके एक कोडॉन बनता है ना। फिर ये पर्टिकुलर इसी कोडॉन जो होते हैं इसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कौन लेके आता है, tRNA लेके आते हैं। जो tRNA होते हैं इनको ट्रांसफ़र RNAs बोला जाता है और ये क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अमीनो एसिड को साइटोसोल के किसी भी वो पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड होता है उसको भी किसी भी पार्ट जो साइटोसोल के अंदर वो कहीं भी होगा उसको ढूंढ के लाते हैं कहाँ पे, जो mRNA कोडॉन है उसके स्पेसिफिक साइट पे लगा देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस चलती जाती है और ये राइबोसोम जो होते हैं, है ना, 30S एंड 50S, ये इसके अलॉन्ग ऐसे स्लाइड करते चले जाएंगे और इसमें से प्रोटीन की चेन मतलब पेप्टाइड चेन बनती चली जाती है। इसमें 2 साइट होते हैं, एक A साइड होता है, एक P साइट होता है। A साइड को एक्सेप्टर साइट्स भी बोलते हैं और P साइड को पेप्टिडिल साइट भी बोलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे रोल आता है इसी पे कि जो अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा पूछ के मतलब क्लीन करके फिर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो राइबोसोम्स होते हैं उस पे 2 साइट होती है, एक होती A साइट, एक होता है P साइट। ये हो गया mRNA और ये हो गई 50S सब यूनिट, ये हो गई 30S सब यूनिट। ओके, तो ये हो गई 30S सब यूनिट, ये हो गई 50S सब यूनिट। अब देखिए जो tRNA होता है, tRNA क्या करेगा, यहाँ पे जब पहला अमीनो एसिड आके लगेगा तो यहाँ पे एक धीरे धीरे पेप्टाइड चेन बनते जाती है। तो सबसे पहले आएगा A साइट पे, फिर A साइट से वो ट्रांसफ़र होगा P साइट पे। फिर जो कोई भी जो नया अमीनो एसिड आता है वो कहाँ पे रहता है, एक्सेप्टर साइट पे। और जो पेप्टिडिल चेन होती है वो यहाँ पे P साइट पे लगी होती है। बट जो भी अमीनो एसिड नया आ रहा है इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे P साइट टू A साइट ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो फिर क्या है ना, तो इसको आप समझिए ऐसे कि P साइड टू A साइड ट्रांसफ़र होगा
देखिए, है ना, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, बट जो यहाँ पे नया अमीनो एसिड है वो लग जाएगा और इस तरीके से अपन यहाँ पे पेप्टाइड को बना देते हैं। देखिए, ये पेप्टाइड बन गई, पेप्टाइड चेन हो गई। अब जब ये आगे की तरफ स्लाइड करेगा आपका राइबोसोम, तो इसका ट्रांसफ़र ए साइड टू पी साइड होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे आके नया अमीनो एसिड लग पाएगा। एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड को लाके यहाँ पे जोड़ पाएगा, है ना। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा। बट इस प्रोसेस को ही कौन इनहिबिट कर देता है? जो अपना ए साइड टू पी साइड ट्रांसफ़र होता है, इसी को कौन इनहिबिट कर देता है? अपने मैक्रोलाइट्स, है ना। तो मैक्रोलाइट्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। कैसे? इसको ये आप याद रख सकते हैं मैप से। तो ये क्या करते हैं? जो मैक्रोलाइट्स होते हैं वो ए साइड टू पी साइड ट्रांसफ़र को ब्लॉक करते हैं। ए साइड टू पी साइड ट्रांसफ़र इनहिबिट करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है हमारे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो, क्योंकि अभी जान रहे हैं आप फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी सी नॉइस हो। मैंने स्टार्ट किया था एरिथ्रोमाइसिन से। तो एरिथ्रोमाइसिन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपन ने बता दी थी। जो एरिथ्रोमाइसिन होता है, देखिए एरिथ्रोमाइसिन, है ना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ऐसे यहीं पे लिखते जाइए। सबसे पहले इसको एस्टर फॉर्म में यूज़ करते हैं, एस्टर फॉर्म इज़ यूज। फिर एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स यूज़ होती हैं इसकी। फिर ये बीडी डोजिंग होती है, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होता है। एसिडिक मीडिया में डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडिया होता है। ठीक है जी, ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इसके बारे में। एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स अनआयोनाइज्ड form which is present in alkaline media only. Okay, and apart from this it is also used in diphtheria and pertussis. इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए, और इसके अलावा कुछ खास बात ये है, जो एरिथ्रोमाइसिन होता है ये क्या करता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सारी मैक्रोलाइट्स में ऑलमोस्ट ये प्रॉपर्टी होती है कि ये मोटिलिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेटेड तो जो मोटिलिन रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है? डायरिया लाइक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। इसके अलावा एक आप भी बता सकते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, जो कि आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें अपन ने ओटोटॉक्सिक ड्रग्स की ट्रिक बताई, जहाँ पे आप सारी की सारी ओटोटॉक्सिक ड्रग्स को एक ही प्लेस पे याद कर सकते हैं, जिसकी ट्रिक थी काम ईयर। तो जो काम ईयर होता है उसमें जो ई रहता है वो एरिथ्रोमाइसिन को ही डिनोट करता है, क्योंकि ये ओकेजनली रेयर केसेस में क्या कर सकता है? रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी शो करता है। जो मैक्रोलाइट्स होते हैं उनमें जो हमारा एरिथ्रोमाइसिन है वो स्पेसिफिकली क्या करता है? रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी शो करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई किसके बारे में? एरिथ्रोमाइसिन के बारे में। अब देखिए, इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि एरिथ्रोमाइसिन के बाद में अगर आप कोई दूसरी ड्रग्स देखना चाहते हैं तो उसमें अपन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लैरिथ्रोमाइसिन। देखिए, जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है इसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहले तो इसे H. पाइलोरी की ट्रिपल ड्रग थेरेपी में यूज़ किया जाता है ना। तो PPIs प्लस एमॉक्सिसिलिन लाइक एंटीबायोटिक के साथ इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्लैरिथ्रोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर व्हाट? इसको आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन HIV पेशेंट्स।
तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको HIV है उनमें माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के जो इन्फेक्शन होता है उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग या फिर ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी क्लेरिथ्रोमाइसिन, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको क्लेरिथ्रोमाइसिन के बारे में याद रखनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गई क्लेरिथ्रोमाइसिन के बारे में। इसके अलावा टेलिथ्रोमाइसिन के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, जो कि जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन के अलावा बाकी सब ओडी डोजिंग में जनरली दी जाती हैं, है ना। तो टेलिथ्रोमाइसिन भी ऑब्वियसली है कि वो ओडी डोजिंग में दिया जाएगा। टेलिथ्रोमाइसिन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो टेलिथ्रोमाइसिन है, दिस टेलिथ्रोमाइसिन causes hepatitis in rare cases but serious hepatitis. That's why it is hepatitis. That's why it is restricted for some only specific conditions like community acquired pneumonia and some other specific conditions that I will mention later. ओके तो अब टेलिथ्रोमाइसिन हो गई। स्पायरामाइसिन के बारे में कुछ खास बात आपको जो कि पता होना चाहिए। स्पायरामाइसिन, जो स्पायरामाइसिन है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस ड्रग ऑफ चॉइस इन किस में है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बट कैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हमेशा नहीं होती, बट आपने तो पढ़ा होगा कि वो पायरीमीथामीन होती है ड्रग ऑफ चॉइस। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कब, जो प्रेगनेंसी का केस होता है, प्रेगनेंसी के केस में जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की जो कंडीशन है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन होगी, स्पायरामाइसिन, अदरवाइज पायरीमीथामीन। बट आपको पता है कि वो फोलेट के साथ इधर उधर थोड़े से इनहिबिटर टाइप का एक्शन है टाइप का नहीं, मतलब फोलेट इनहिबिटर ही है। तो उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी सारी फोलेट इनहिबिटर्स होती हैं दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो दैट्स वाई स्पायरामाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन टॉक्सोप्लाज्मोसिस फॉर द टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन द प्रेगनेंसी। तो ये आपको याद रखना है स्पायरामाइसिन का। तो देखिए अब इसमें यूजेस में जनरली कहाँ यूज़ की जाती हैं ये देख लेते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले जो DPT जिसकी वैक्सीन आती है उससे आप याद रख सकते हैं इसको। DPT में डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। तो इन DPT के केस में, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस के केस में जो मैक्रोलाइट्स होती हैं उनको दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसको दे आर ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन कैंक्रॉइड जो कि एक STD होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मतलब स्पेसिफिक नोट बना के लिख लीजिए। जैसा हम पढ़ा रहे हैं अगर आप सेम उसी तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपको याद करने में काफ़ी इजी जाएगा, है ना। तो इसको आप याद रखिए कि जो DPT की कंडीशंस हैं इसमें कौन यूज़ होती हैं, और मैक्रोलाइट्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो मैक्रोलाइट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसको, अपनी मैक्रोलाइट्स जो भी ड्रग्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। अब देखिए इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको एक ही जगह पे अपन समराइज करके कैसे याद रख सकते हैं ये देख लीजिए। चलिए तो अब साइड इफ़ेक्ट्स जो है मैक्रोलाइट्स को उसको अपन देख लेते हैं कि मैक्रोलाइट्स के साइड इफ़ेक्ट्स को अपन कैसे याद रख सकते हैं। तो इसकी अपन आपको बहुत ईजी ट्रिक बताएंगे, मैक्रो, है ना। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं मैक्रो। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये मोटिलिन रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, डायरिया कॉज करते हैं, है ना। तो ये याद रख सकते हैं आप मैक्रो के M से। फिर इसके अलावा ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, फिर ये कोलेस्टेसिस कॉज करते हैं। जो कोलेस्टेसिस होता है इसका मतलब होता है कि वो जो अपना बाइल होता है, बाइल के फ्लो को रिड्यूस या फिर इनहिबिट कर देते हैं, या फिर ऑलमोस्ट इसको 0 तक रिड्यूस कर देते हैं कि बाइल फ्लो होना ही बंद हो जाए, इसको कोलेस्टेसिस बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो कॉज द रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी।
तो रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी भी कौन कॉज करते हैं? मैक्रोलाइट्स ही कॉज करते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कोलेस्टेसिस, तो इससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और याद आ गई जो आपको पता होना चाहिए कि जो सारी मैक्रोलाइट्स होती हैं, मैक्रोलाइट्स दे आर सिक्रेटेड इन बाइल। कहाँ सिक्रेट होती हैं? बाइल में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बाइल में सिक्रेट होती हैं कौन? हमारी सारी मैक्रोलाइट्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी किसके बारे में? मैक्रोलाइट्स के बारे में। तो आपको देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे लेक्चर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि यूट्यूब पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होती हैं। बट अपन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड्स को बताना है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मा बाबा पे अवेलेबल हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीपैट, नाइपर एंड ऑल्सो फॉर द अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक RRB, DSSB एंड फॉर द एम्स एट्सेट्रा। तो हमारी फैकल्टी जो है वो सारी बहुत अच्छी रैंक होल्डर्स है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में एंड ऑल्सो इन जीपैट एंड नाइपर टू। तो हाँ, अपन धीरे धीरे क्या करेंगे, एक आपके लिए एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ अरेंज करेंगे जहाँ पे आप अपने जो भी ड्रीम जॉब्स हैं उन पे जो पोस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप अच्छे तरीके से गाइडेंस ले पाएँ, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से वही इन्फॉर्म कर पाएगा उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ जॉब के बारे में जो उस पोस्ट पे है और जिसने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो फार्मा बाबा के साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद फार्मा बाबा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।